जी, सबको आवाज़ आ रही है क्लास? अभी भी नहीं आ रही आवाज़? अब आ रही है? सुमैया आवाज़ आ रही है बेटा? सबको आ रही है? सुमैया, आरफा, शोर आ रही है? चलिए, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है इम्यूनिटी। हमने इम्यूनिटी को डिस्कस करना है, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वो कहता है कि इम्यूनिटी इज रेफर्स टू द रेजिस्टेंस एग्जिबिट बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स। जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उसकी प्रोडक्ट से या खुद उसकी ज़ात से जब भी आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो बॉडी आपके अगेंस्ट जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? बॉडी आपके जो है वो उसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड एज इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को नेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी में दो तरह की, आगे से फर्दर मैंने आपको समझाया था कि होती है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हम उसको इसलिए कहते हैं, हाँ जी सुमैया बेटा, इसको हम रिवाइज करें क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूएचएस और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन स्पेसिफिक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पीशीज वाइज भी स्पेसिफिक हो सकती है, रेशियल वाइज भी स्पेसिफिक हो सकती है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी स्पेसिफिक हो सकती है। मिसाल के तौर पे हर बच्चे में अपनी अपनी जो है इम्यूनिटी अपनी अपनी इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग है, उसके जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग है, उसकी रेशियल मेकअप के अकॉर्डिंग है। स्पेसिफिक में जो है ना वो आपका स्पेशीज आ जाता है। मिसाल के तौर पे इंसानों में इंसानों के अकॉर्डिंग है, उसके लेवल पे जाके जानवरों में जानवरों के अकॉर्डिंग है, रेशियल आ जाती है और इंडिविजुअल आ जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है मतलब नाम से ज़ाहिर है हासिल करना बाहर से कहीं से, ठीक है, एक्वायर करना, वो अडेप्टिव होती है। नेचुरल और आर्टिफिशियल और पैसिव भी आपके पास नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह से होती है। अब अगर इन्नेट इम्यूनिटी की बात की जाए तो ऑल्सो नोन एज नेटिव इम्यूनिटी, इसको नेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज दैट एन इंडिविजुअल पोजेस बाय द वर्च्यू ऑफ हिज और हर जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। यानी कि हर इंसान का एक अपना जेनेटिक मेकअप होता है, उस मेकअप के अकॉर्डिंग जो उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है, उस इम्यूनिटी के अगेंस्ट जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी हमें लड़ने के लिए कुवत देती है तो हम उसको कहते हैं कि ये नेटिव इम्यूनिटी है। इट्स नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कंटेक्ट विद इम्यूनाइजेशन। अगर कोई किसी किस्म की आपने इम्यूनाइजेशन कोई वैक्सीन लगवाई भी है तो इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिसम की अपनी अंदर की इम्यूनिटी होती है, नेटिव इम्यूनिटी होती है। इट में भी अगेंस्ट स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, ये फिर से स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हो सकती है। स्पेसिफिक होगी तो पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक पैथोजन, स्पेसिफिक पैथोजन से रिलेटेड होगी। नॉन स्पेसिफिक होगी तो व्हेन इट इंडिकेट्स अ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस इन जनरल। और नॉन स्पेसिफिक में ये आएगा कि जनरली स्पीकिंग किस हद तक जो है वो कितनी डिग्री तक जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस जो है वो ये आपको रेजिस्टेंस देती है। आगे आ जाते हैं इननेट इम्यूनिटी। Innate immunity is again classified on the level of the species, race or individual. Innate immunity को आप फिर से क्लासीफाई करते हो ऑन द लेवल ऑफ द स्पीशीज, रेस और इंडिविजुअल की बेस के ऊपर। स्पीशीज की बेस पे कहते हैं इंटायर ह्यूमन स्पीशीज इज रेजिस्टेंस टू द प्लांट पैथोजन। मैकेनिज्म इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। रेशियल इम्यूनिटी के अंदर पर्टिकुलर रेसेस ऑफ दैट स्पीशीज आर रेजिस्टेंट। फॉर एग्जांपल नीग्रोइड, ये जो काले होते हैं, स्पीशीज इन यूएसए इज मोर प्रोन टू टीबी देन कॉजियन स्पीशीज। ठीक है, यूएसए के जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रॉन टू टीबी होते हैं देन कॉजियन स्पीशीज। अब इंडिविजुअल है, इट्स एविडेंट फ्रॉम द स्टडीज ऑन ट्विन सिमिलर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस या ससेप्टेबिलिटी टू टीबी और लेप्रोसी। मतलब ये एक ही तरह की जो है वो स्टडी से जाहिर हुआ है कि इनके अंदर रेजिस्टेंस देखी गई है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इम्यूनिटी के लेवल को। मिसाल के तौर पे एज है, वेरी ओल्ड और वेरी यंग मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, या तो बहुत यंग होगा तब भी हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, या बहुत ओल्ड होगा तब भी हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती।
Hepatitis B virus infection is asymptomatic in newborn as it lacks developed immune system to express the disease. बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर उसका ऑटोइम्यून इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंट तरह की डिजीज को कॉम्बैट करने के लिए इतनी इम्यूनिटी नहीं होती। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जो कि डिक्लाइन कर देते हैं आपकी इम्यूनिटी को। मिसाल के तौर पे डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपोथायराइडिज्म है, एड्रिनल डिसफंक्शन है, इनहांस ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन है, इंक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, डिक्रीज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है। मतलब आप कॉर्टिसोल का लेवल जब बढ़ जाता है और आपका डिक्रीज हो जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। इसके बाद न्यूट्रिशन आ जाती है आपकी, जैसे इम्यून रिस्पॉन्स इज रिड्यूस्ड इन मैल न्यूट्रिशन पेशेंट। इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो आपका वो रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है इन मैल न्यूट्रिशन पेशेंट के अंदर। उसके बाद कुछ लाइन्स होती हैं डिफेंस की आपकी बॉडी के अंदर, जैसे फर्स्ट लाइन डिफेंस है, सेकंड लाइन डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं अपने दिफा को, जो हमारा जिस्म मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें प्रोवाइड करता है। इंटेक्ट स्किन एंड म्यूकोजा प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंटेक्ट स्किन और म्यूकोजा होगा वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से प्रिवेंट करेगा। सेकेंड लाइन डिफेंस जो है एंटी माइक्रोबी प्रोटीन्स आ जाती हैं, फेगोसाइट्स आ जाते हैं एंड अदर सेल्स आ जाते हैं और दूसरे सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है सेकेंड लाइन डिफेंस, वो भी हो गया। आगे है मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या होता है? एपिथेलियल सर्फेसिस होती हैं, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू, खास किस्म की बैक्टीरिया को मारने के अगेंस्ट सब्सटेंसेस होते हैं आपके ब्लड और टिश्यू के अंदर। माइक्रोबियल एंटागोनिज्म होते हैं, सेलुलर फैक्टर होते हैं आपके इन्नेट इम्यूनिटी में। फीवर होता है और एक्यूट फेज प्रोटीन होती है। अब एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिकल बैरियर, हेल्दी स्किन है जैसे बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट, ठीक है, अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सेबिशियस स्क्रीशन है आपकी, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, सॉफ्ट कंट्रीब्यूट है। उसके बाद रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है, सेवरल इननेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस में नोज एनाटमी है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डस्ट पार्टिकल्स। म्यूकस लाइनिंग आ जाती है, स्वेट बैक टू फेरिंग्स। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं, स्टिक दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द लाइनिंग। पल्मोनरी एल्विलाई आ जाते हैं, यानी कि फिगोसिटिक सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद आपका माउथ आ जाता है जिसमें स्लाइवा होता है। स्लाइवा जो होता है वो इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इफेक्ट को। डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे स्टमक के लैदा है, इंटेस्टाइन के लैदा है, स्टमक की एसिडिटी हाई हो जाती है। इसी तरह से अगर आई की बात करें तो उसमें कंजक्टाइवा आ जाता है, जो कि फ्लश आउट कर देता है आपके जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है आई के अंदर, उसकी सिक्रीशन जो है वो फ्लश आउट कर देती है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस के अंदर लाइसोजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि थर्मोलेबाइल है, बेसिक प्रोटीन है। थर्मोलेबाइल मतलब हीट सेंसिटिव है वो। इट एक्ट्स बाय स्प्लिटिंग सर्टेन पॉलीसेक्राइड्स कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब वो जाके उसकी पॉलीसेक्राइडिक वॉल के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं और कुछ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो ये आपको कंपोनेंट होते हैं, इसलिए उसको क्या करते हैं? स्प्लिटिंग करते हैं उसकी। यूरिन में भी फ्लशिंग एक्शन है, बैक्टीरिया फ्रॉम यूरिथ्रा, ठीक है। स्पर्मीन एंड जिंक, स्पर्म में एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। एसिडिटी ऑफ द एडल्ट वजाइना, ठीक है, इनहॉस्पिटेबल टू मैनी पैथोजेंस। आगे आ जाते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू। सेवरल सब्सटेंसेस हैविंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट नेचुरली इन ब्लड। बीटा लाइसिन है, thermostable substances active against anthrax and related bacilli. बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, बेसिक पॉलीपेप्टाइड ल्यूकेन्स हैं, फ्रॉम ल्यूकोसाइड्स एंड लाइकेंस फ्रॉम प्लेटिलेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है लैक्टोपायरोक्साइडेज। ये प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड आपका मिल्क के अंदर होता है, लेकिन वो कहता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। इंटरफेरॉन्स खास किस्म की वायरल एजेंट्स हैं आपके, ठीक है, जो कि एक्टिवेट करते हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन।
एंटागोनिज्म का मतलब होता है उल्ट चलना, यानी माइक्रोबिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उल्ट चलना। माइक्रोबियल एंटागोनिज्म का ये फिनोमेना है कि जो आपका रेजिडेंट बैक्टीरियल फ्लोरा है जो कि कॉलोनाइजेशन को रोकता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बाहर से पैथोजन आपके अंदर बॉडी में एंटर होता है और वो वहाँ पे अपनी फैमिली बनाने की कोशिश करता है, तो जो वहाँ का मुकामी फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा, वो उसको प्रिवेंट करता है कि भाई यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ठीक है। सो अल्ट्रेशन इन बैक्टीरियल फ्लोरा लीड्स टू इन्वेजन बाय एक्सट्रीमियस माइक्रोब्स फॉलोड बाय ओरल एंटीबायोटिक्स। अगर आप ओरल एंटीबायोटिक यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ओरल एंटीबायोटिक से मुराद ये आ जाता है कि मतलब आप जो है वो आपने मतलब कि ज़्यादा ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दी, तो उससे भी जो है वो आपका फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। सीरियस डिसीजेज लाइक स्टेफिलोकोकाई और क्लॉस्ट्रीडियल एंटीरोकोलाइटिस, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियल एंटीरोकोलाइटिस वगैरह जो है और स्टेफिलोकोकाई इस किस्म की डिजीज जो है वो आपको डिस्टर्ब करती है। आगे आ जाता है आपके पास सेलुलर फैक्टर इन इननेट इम्यूनिटी। फेगोसिटिक सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस आ जाता है और मैक्रोफेजेस आ जाता है, वो इंजेस्ट कर देते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और आपके पर्टिकुलर मैटर को, जो भी केमिकल मेडिएटर की इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन सेल्स की आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है। आपके पास जो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज जो प्रोड्यूस हुई होती है, वो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। फिर उस सूरत में आपके पास एनके एंटर होते हैं, जिसे कि नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, क्लास ऑफ द लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये क्लास ऑफ द लिम्फोसाइट्स है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर। आगे आ जाता है इन्फ्लेमेशन। इंपॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। ऑल द सीरीज ऑफ द इवेंट्स अकरिंग इन इन्फ्लेमेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन किलिंग और इन एक्टिवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फीवर है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर अक्सर बढ़ जाता है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को वो एक्सेलरेट करवाता है, डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टिव पैथोजेंस को और स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स को। आगे एपीपी आ जाता है, जिसे कि एक्यूट फेज प्रोटीन्स कहते हैं। सडन इंक्रीज इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन प्रोटीन कलेक्टिवली कॉल्ड एक्यूट फेज प्रोटीन। वैसे जब एकदम सडन इन्हांसमेंट होती है इसके अंदर, तो उसको एक्यूट फेज प्रोटीन कहते हैं। इट इंक्लूड सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसके अंदर सीआरपी आ जाता है, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन आ जाती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन आ जाती है, सीरम अमाइलेट पी कंपोनेंट आ जाता है और एक्टिवेट्स करता है अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरफेरॉन पाथवे को। उसके बाद इनहांस होस्ट रेजिस्टेंस, प्रिवेंट टिश्यू इंजरी एंड प्रमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लेजन। चलें ठीक है, आप पढ़ लें। चलें ठीक है, नमाज पढ़ लें। आपके पास 5 मिनट की ब्रेक है, 5 से 7 मिनट की। नमाज के बाद, नज़ान के बाद फिर मैं पढ़ाती हूँ। इनको कोई डर खौफ नहीं है वैसे। अच्छा, अब उन्होंने नहीं उठाना आपका। बहुत बदतमीज क्लास है ये सर फैसल।
ओके, सबने पर नमाज पढ़ ली जिन लोगों ने जाना था? अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी कॉम्प्लीमेंट इंटरफेरॉन पाथवे की। इनहांस होस्ट रेजिस्टेंस, प्रिवेंट टिश्यू इंजरी एंड प्रमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लेजन्स। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी लेजन्स को ये कम करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंटरफेरॉन्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है जीन्स दैट सिंथेसाइज इंटरफेरॉन्स आर एक्टिवेटेड व्हेन अ होस्ट सेल इज इन्वेडेड बाय वायरस। कह लें कि जैसे इसके रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे ही कोई वायरस हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो फौरी तौर पर आपकी जो इंटरफेरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स लीव द इन्फेक्टेड सेल एंड एंटर नेबरिंग सेल्स। इंटरफेरॉन्स का सबसे बड़ा कारनामा ये होता है कि जो इन्फेक्टेड सेल होता है वो उसको छोड़ देते हैं और जो साथ वाला आपका नेबरिंग सेल होता है वो उसमें घुस जाती है। इंटरफेरॉन स्टिमुलेट्स द नेबरिंग सेल्स टू एक्टिवेट जीन्स फॉर एन एंटीवायरल प्रोटीन, और वो साथ वाले नेबरिंग सेल्स को स्टिमुलेट करती है कि वो आपके एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करे उसके अगेंस्ट। सो PKR नॉन स्पेसिफिकली ब्लॉक वायरल प्रोडक्शन इन दी नेबरिंग सेल, और इस तरह से आपकी जो हमसाया प्रोटीन है उसमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन है नेबरिंग सेल्स की, वो उसको उसके खिलाफ इम्यूनिटी देने में कारगर साबित होती है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेरॉन की पूरी एक फैमिली होती है। इंटरफेरॉन्स आर फैमिली ऑफ द रिलेटेड प्रोटीन ईच विद slightly different physiological effects. Lymphocytes secrete gamma interferon, but most other WBC secrete alpha interferon. Fibroblasts जो है वो secrete करते हैं बीटा interferon. Interferon also activate macrophages and mobilize natural killer cells. इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और मोबिलाइज करते हैं नेचुरल किलर सेल्स को। FDA अप्रूव जो अल्फा इंटरफेरॉन्स है वो आपके यूज़ होती है एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर, जैसे हेपेटाइटिस सी की जो जितनी भी आपकी मेडिसिन आ रही है उसके अंदर बेसिकली जो है वो इंटरफेरॉन्स यूज़ हो रही होती है, तो या उनको हम दूसरा नाम इंटरफेरॉन्स ही कहते हैं। इसके अलावा जेनिटल वार्ड्स, हेर्पेस वायरस को ट्रीट करने के लिए भी इंटरफेरॉन्स यूज़ होती है। आगे है कॉम्प्लीमेंट, जो कि स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स है। 20 और 100 प्रोटीन्स दैट सर्कुलेट इन द ब्लड इन एन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर ब्लड के अंदर कुदरती तौर पे घूम रही होती है। प्रोटीन्स इंक्लूड कॉम्प्लीमेंट 1, कॉम्प्लीमेंट 9, फैक्टर बी, D9 एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। ये उन सब के फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको नंबर दिए हुए हैं। प्रोवाइड्स ए मेजर मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रॉइंग फॉरेन सब्सटेंसेस इन द बॉडी। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है तो इनका अपने अपने लेवल पे काम शुरू होता है। एम्पलीफाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है तो आपको पता है इन्फ्लेमेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है ये उसको एम्पलीफाई करती है, एनहांस करती है उसको। gives bacteria and certain other types of cells, our cells are immune to complement, ठीक है, और खास किस्म के जो सेल्स है बैक्टीरियल उनको किल करती है। enhance the effectiveness of both non specific and specific defense, और नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंस को इन्हेंस करती है। आगे आ जाता है आपके पास सी रिएक्टिव प्रोटीन। CRP is produced by liver in response to inflammatory molecule. Inflammatory molecule के रिस्पॉन्स के नतीजे में जो है वो लिवर से प्रोड्यूस होती है, जिनको CRP कहते हैं। CRP आपके पास एक क्लिनिकल मार्कर होता है यूज टू एक्सेस फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन को एक्सेस करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और उसकी रिस्पॉन्स को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। सी एक्टिव प्रोटीन का फंक्शन अगर देखा जाए तो ये वो बाइंड कर देती है आपके PC receptor of the pathogen and exposed self antigen, play a surveillance role in targeting damaged cells of the disposal and activate complement, और एक्टिवेट करती है ये कॉम्प्लीमेंट को। आगे आ जाता है आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस दैट ह्यूमन एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑल्सो नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी है। इट्स ऑफ टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या आता है, रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। एंटीजेनिक स्टिमुलस के नतीजे में आपको जो एक रेजिस्टेंस मिलेगी वो एक्टिव है, और पैसिव जो है वो ट्रांसमिटेड पैसिवली टू ए रेसिपिएंट इन ए रेडीमेड फॉर्म, और दूसरी जो है वो रेडीमेड फॉर्म में आपको मिलेगी। आगे एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि नाम से जाहिर है इन्वॉल्व द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द होस्ट इम्यून अपरेटस, होस्ट इम्यून अपरेटस को एक्टिवेट करती है।
उसके बाद आपके पास आ जाता है active immunity involves the active functioning of the host immune apparatus, synthesis of the antibodies and production of immunologically active cells. डेवलप करता है ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी को. लेटेंट पीरियड में आपके पास रिक्वायर्ड टाइम फॉर इट्स एक्टिवेशन, इसकी एक्टिवेशन के लिए टाइम चाहिए होता है. नेगेटिव फेज आ जाती है, अ टाइम पीरियड इन विच देयर इज रिड्यूस्ड measurable immunity. Antigen combines with pre-existing antibody and lower its circulation, उसकी circulation को कम कर देती है. उसके बाद secondary responses, if an individual previously exposed to an antigen and exposed to the same antigen again will respond quickly and abundantly. सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एंटीजन एक्सपोज हो जाती है आपके पास प्रीवियसली और क्विकली. इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, और ये एसोसिएशन उसकी होती है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के साथ. फॉर एग्जांपल मेमोरी ऑफ प्रायर एंटीजन एक्सपोजर. मोर इफेक्टिव एंड बेटर प्रोटेक्शन देन पैसिव. क्लिनिकल और एपरेंट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब. अब क्लिनिकली और जो बज़ाहिर आपको इन्फेक्शन नजर आ रहा होता है बाय माइक्रोब. इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग बट इट वेरीज ऑन टाइप्स ऑफ पैथोजन. इम्यूनिटी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो वेरी करती है. लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इट एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियो वायरस. लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी वायरल डिजीजेज जैसे चिकन पॉक्स, अगर एक दफ़ा किसी को हो जाए, मीजल एक दफ़ा हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, तो आपको इम्यूनिटी आप डेवलप कर लेते हो. कॉमन कोल्ड है, इसी तरह से दूसरे वायरसेस हैं, अगर उनका आपको एक दफ़ा एक्सपोजर हो जाए, कोविड का हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं होगा. नेचुरल में ये आ जाता है कि वो एक्टिव इम्यूनिटी है. इम्यूनिटी फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये इतनी परमानेंट नहीं होती जितनी कि वायरसेस के एक्सपोजर से आपको मिलती है. ठीक है. प्रेमिशन में क्या आ जाता है, इम्यूनिटी टू री इन्फेक्शन लास्ट लॉन्ग टिल द डिजीज रिमेन्स एक्टिव. फॉर एग्जांपल टाइफाइड, जैसे कि टाइफाइड आ जाता है आपका. उसके बाद आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जैसे कि आपको पता है लाइव किल्ड और अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल प्रोडक्ट से हम लेते हैं. बैक्टीरिया का कोई भी हम पार्ट ले सकते हैं, जैसे सेल वॉल ले ली, कैप्सूल ले लिया, फ्लैजेला ले लिया, सेल मेम्ब्रेन ले ली. ठीक है. उसको आपने प्रोसेस किया माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, और आपने उसको एज ए बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया फॉर द सेक ऑफ द इम्यूनिटी. रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन भी वो हो सकती है. इट मे बी आइदर बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन. बूस्टर डोजेस क्या होती है, जो कि इनिशियल डोज के फ़ौरन बाद दूसरी डोज जो आपको दी जाती है वो बूस्टर में आ जाती है. रिपीटेड डोज ऑफ वैक्सीन फॉलोइंग द प्राइमरी वैक्सीनेशन prolong the immunity. Live killed and bacterial products. Live vaccines may initiate the infection without causing any injury and disease. It parallels with natural but of the lower grade. इसको हम orally देते हैं, जिसे Sabin वैक्सीन कहते हैं फॉर पोलियोमाइलाइटिस, और पेरेंटली मीजल्स में हम इसको देते हैं. Killed vaccine comparatively less immunogenic. Protection lasts only for short period. They have to be supplemented by booster dose repeatedly. May be given orally, आप इसको orally भी दे सकते हो, but this route is not preferred. लेकिन आप इस रूट को प्रेफर नहीं करते हो. पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इम्प्रूव बाय एडिशन ऑफ एडजुवेंट. इसी तरह से पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल की अगर बात की जाए तो पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी, ट्रांसमिटेड प्रीडोमिनेंटली थ्रू प्लेसेंटा इन ह्यूमंस. ठीक है. इसी तरह से IgA एंटीबॉडीज है न्यूनेट्स के अंदर, जो फर्स्ट मिल्क आता है आफ्टर जस्ट जो है वो पार्चुरेशन, वो क्लोस्ट्रम कहलाता है, उसमें होती है. ह्यूमन फीटस के अंदर ऑलरेडी 20th वीक ऑफ जेस्टेशनल वीक के अंदर जो है इम्यूनोलॉजिकल कैपेसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो कि स्टिल वीक तक रहती है. ठीक है. स्टिल मतलब वीक रहती है वो, और 20th वीक ऑफ लाइफ से स्टार्ट होती है, और IgM होती है. दो तरह से अगर देखा जाए पैसिव इम्यूनिटी, तो IgM जो है वो एक्यूट में आती है, और IgG जो है वो क्रॉनिक में आ जाती है. Some part of the immunological independence develop only after 3 months. Till then maternal antibodies give passive immunity. 3 months तक तो जो है वो immunological independence हमारी उसकी अपनी होती है 3 months तक, लेकिन बाद में जो है वो पैसिवली मैटरनली भी वो लेना शुरू कर देता है. उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल में ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा इज एक्टिव प्रोसेस. ठीक है. मदर टू फीटस से आ रही होती है. कॉन्सेंट्रेशन इन फीटल ब्लड इज हायर देन इन मदर ब्लड. इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन इज कॉमन आफ्टर द एज ऑफ 3 months देन न्यूनेट. ठीक है. न्यूनेट में नहीं होता क्योंकि उसमें रिजर्व अभी होता है मौजूद, लेकिन जैसे ही बच्चा
एज ऑफ 3 से ऊपर जाता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कॉमन होना शुरू होते हैं, क्योंकि जो उसका रिजर्व होता है पैसिवली जो उसको मदर से फीटस को आया होता है न्यू नेट के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी इन इन्फेंट। अगर मदर अपनी वैक्सीनेशन करवाती रहे जो कि प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली इन्फेंट भी जो है उसको ब्लड के थ्रू वो इम्यूनिटी मिलती रहेगी। मिसाल के तौर पे टीटी इंजेक्शन रिकमेंडेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज यू नो। अब पैसिव इम्यूनिटी अगर आर्टिफिशियल की बात की जाए तो रेजिस्टेंस इज पैसिवली ट्रांसफर टू ए रेसिपिएंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस एंड थेरेपी। मतलब आप उसको एज अ प्रोफाइलैक्सिस भी यूज़ करते हो, थेरेपी भी करते हो। इट इंडिकेट फॉर इमीडिएट एंड टेम्पररी प्रोटेक्शन, is a non-immune host faced with threat of infection. Insufficient time for activation for active immunity. Treatment of some children, suppression of active immunity यानी injurious. For example, immunoglobulins है during delivery for prevention of immune response. Rhesus factor है women with rhesus, Rh positive baby, hyperimmune sera of animal or human origin, convalescent sera है pooled human gamma globulins वगैरह। ठीक है। हाँ, ये जो हाइपर इम्यून सीरा है ये हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसकी आगे फर्दर जो है कन्वल्सेंट सीरा और पूल ह्यूमन कैमाग्लोबुलिन। अभी के लिए मुझे जो है वो आप लोग अटेंडेंस दे दें, पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल हम दोबारा से फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, तो वो अब मेरे से कर सकते हैं और अटेंडेंस भी मार्क करवा दें। अभी मुझे अटेंडेंस ला दो ज़रा सर। पैसे आपका लेक्चर है, ये भिजवा दूं? नहीं चाहिए, ये भिजवा दूं? अच्छा ठीक है, मैं लगाऊं कि ना लगाऊं? है आप अपना नहीं, मेरी आईसीयूसीसी सब्जेक्ट नहीं, आईसीसीसी तो क्लास है ना, जो थी जो सब्जेक्ट था वो नर्सिंग रिसर्च था। हाँ जी, कोई भी नहीं था। करें जी आप अच्छे अच्छा छुट्टी में मन लग गया, ट्रिप पे गए। अच्छा, आपकी 6 से 7 है? हाँ 6 से 7 सबकी लगा दूं? मैं लिख देती हूँ ना आपका FAI है ना आपका? कोई भी नहीं था तो फिर 0-0 कर दूं? ये ले एब्सेंट करते हैं 12 11। आज का डेट है 31/8। आप भी यहाँ साइन कर देंगे। अभी मुझे पोस्ट आरएन की अटेंडेंस ला दो, पोस्ट आरएन फर्स्ट ईयर की दे दे। हाँ जी, ये ले जाता है, आप खुद जाएंगे तो भेज दें। क्यों लगवा लो?
करता है लगवा ले। क्या मतलब टेंडस ना लगाओ?